हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी अमेरिकी मूल निवासियों और यूरोपियों के बारे में। जब ये यूरोपीय लोग अमेरिका में बसने के लिए आए तो मूल निवासियों के प्रति उनका व्यवहार और यूरोपियों का मूल निवासियों के प्रति व्यवहार, आज हम इनकी आपसी धारणाओं के बारे में और संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं धारणाओं से। अब ये जानना भी एक रोचक तथ्य है कि यूरोपीय लोग अपने आप को बहुत सभ्य कहा करते थे और सभ्यता की पहचान के लिए ये कहा करते थे कि भाई साक्षरता, धर्म और शहरीपन, इस आधार पे वो सभ्य और असभ्य को अलग अलग किया करते थे। और उनके इस पैमाने पर मूल निवासी नहीं आते थे, उनको वे असभ्य कहा करते थे। कुछ एक विद्वानों के विचार जानते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे जैक रूसो। ये फ्रांस के विद्वान थे, दार्शनिक थे ये। हालांकि ये कभी भी मूल निवासियों से मिले नहीं थे, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों से, लेकिन उन्होंने कहा कि मूल निवासी जो है वो प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि सभ्यता के कारण जो बुराइयां दूसरे समाजों में आ चुकी हैं उनसे ये अछूते हैं। और रूसो ने इनके लिए उदात्त, उत्तम जंगली, इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इंग्लैंड के कवि थे। ये भी कभी भी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों से नहीं मिले थे, लेकिन इनका विचार था कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, जहाँ कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, ऊंचा उठाने और परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि मूल निवासी जो है वो प्रकृति के पास रहते हैं, इसलिए उनकी कल्पना शक्ति और भावना बहुत सीमित है, यानी कि वो विकास नहीं कर सकते। इसके बाद वॉशिंगटन इरविंग, ये अमेरिकी लेखक थे और इन्होंने मूल निवासियों के साथ संपर्क किया था, उनसे मिले थे, उनकी असल ज़िंदगी को देखने का मौका इन्हें मिला था। और इन्होंने लिखा है कि जो कविताओं में वर्णित है मूल निवासी, उससे ये बिल्कुल अलग है। वे कहते थे कि ये लोग, मतलब कि मूल निवासी, वो गोरे लोगों की नीयत पर भरोसा नहीं किया करते थे, और जब ये गोरे लोगों के साथ यानी कि यूरोपीय लोगों के साथ होते थे तो ये कम बोलते थे। कारण ये था कि उनकी भाषा को ये समझ नहीं पाते थे। और इसका उन्होंने औचित्य भी दिया है कि हम भी अगर किसी ऐसे व्यक्तियों के बीच में चले जाएंगे जहाँ हमें किसी उनकी भाषा का ज्ञान ना हो, तो हम भी चुप रहेंगे, और ये बात असभ्यता की निशानी नहीं है। और इन्होंने बताया कि जब मूल निवासी आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये यूरोपीय लोगों की नकल उतारते हैं और उससे अपना मनोरंजन करते हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय लोग ये समझा करते थे कि मूल निवासी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भव्यता और गरिमा से इनको प्रभावित किया है। और इरविन दुखी भी हुआ करते थे, दुखी थे इस बात से कि यूरोपीय लोग जो हैं वो स्थानीय लोगों के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। और इन्होंने इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा भी है। और यहीं थॉमस जेफरसन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने तो एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मूल निवासियों के प्रति। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि हमने इस अभागी नस्ल को सभ्य बनाने के बहुत प्रयास किए, किंतु ये सभ्य नहीं बन पाए, इसलिए इनका उन्मूलन का औचित्य सिद्ध होता है, यानी कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपियन लोग थे उनके बारे में मूल निवासी क्या सोचा करते थे, तो काफ़ी समय तक तो इस बात की जानकारी प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन अब जो अध्ययन हो रहे हैं मूल निवासियों की संस्कृति का, लोक कथाओं का, तो उनसे ये पता चलता है कि ये लोग, मतलब कि मूल निवासी, अमेरिकी मूल निवासी, वो
गोरे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और उनको अपनी जो इनकी लोक कथाएं हैं उनमें इनका वर्णन जो है लालची और धूर्त के रूप में किया गया है। अब क्योंकि यह कथाओं के रूप में थे, इस करके यूरोपीय लोग बहुत बाद में समझ पाए कि मूल निवासी जो है उनके प्रति क्या सोचा करते थे। इसके बाद व्यापार की बात करें तो मूल निवासियों के को व्यापार इसके साथ तो इनका कोई नाता ही नहीं था। वो तो वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे और ये आदान प्रदान को वो दोस्ती मानते थे, उपहार मानते थे इन वस्तुओं को। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें यूरोपीय लोगों की नज़र में तो ये लोग तो व्यापारी थे और व्यापारिक माल ही समझते थे वस्तुओं को और इनको बेचकर धन भी कमाना चाहते थे। मूल निवासी अक्सर ये समझ नहीं पाते थे कि कभी कभी तो ये आदान प्रदान में यूरोपीय लोग उन्हें बहुत सारा सामान दे देते हैं, कभी बहुत कम देते हैं। अब उन्हें बाज़ार के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, इस वजह से वो इस बात को समझ नहीं पाते थे। और यूरोपीय लोग जो हैं रोएदार खाल के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो वहाँ उद्विलाव थे उनका शिकार कर रहे थे। इसके अलावा खेती के लिए बायसन इसका भी शिकार किया जा रहा था, उन्हें ख़त्म किया जा रहा था। और इन सब बातों से मूल निवासी जो है काफ़ी परेशान थे और उनका विश्वास था कि ये जो जानवर हैं वो उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जंगल और खेती के संबंध में तो वो भी धारणाएं कह सकते हैं हम कि बिल्कुल विपरीत थी। जहाँ यूरोपीय लोग जो हैं उनको ज़मीन एक कहें कि खेती के रूप में, खेतों के रूप में नज़र आया करती थी, वहीं जो मूल निवासी है वो ज़मीन को प्राकृतिक उपहार या सिर्फ़ अपनी ज़रूरतें पूरी करने लायक ही माना करते थे। शिकार भी वो बहुत ज़्यादा नहीं किया करते थे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही किया करते थे। इसलिए जब यूरोपवासी लोहे के औजारों से जंगलों की सफाई कर रहे थे क्योंकि उन्होंने खेती करनी थी, तो ये बात जो है वो मूल निवासियों को समझ में नहीं आती थी या फिर कहें कि उन्हें बुरी लगती थी। वो लोग तो जंगलों को काटना भी पाप समझते थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो जंगल और खेती के प्रति दोनों की धारणाएं यानी कि यूरोपियों और मूल निवासियों की बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग थी। तो यहाँ भी मूल निवासी यूरोपियों से कहें कि बिल्कुल भिन्न विचारधारा को रखते थे और ना ही वो जंगलों को काटते थे। अब बात करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका ये 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए दोनों ही देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा उत्तरी अमेरिका में। अब उस समय ब्रिटेन ने अमेरिका के पूर्वी तट पे 13 उपनिवेशों की स्थापना की थी और जैसा कि हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी कि ये मातृ देश से जब ये स्वतंत्र हो जाया करते थे तो इन्हें स्वतंत्र राज्य या देश का दर्जा मिल जाया करता था। तो इन्होंने भी जो इन उपनिवेशों में ब्रिटेन के लोग थे, इन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाने के लिए 1776 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 1783 तक ये युद्ध चला और इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली ब्रिटेन से, यानी कि ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया। और जब ये बना संयुक्त राज्य अमेरिका, उस वक्त जो इसका क्षेत्रफल है वो बहुत कम था। जितना आज संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, आज जितना क्षेत्रफल नहीं था। तो इसका भी विस्तार हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले 1803 ईस्वी में फ्रांस से ख़रीदा लुइसियाना प्रदेश। इसी प्रकार 1867 ईस्वी में रूस से अलास्का को ख़रीद लिया। उसके बाद दक्षिणी भाग का जो अधिकतर हिस्सा है वो मैक्सिको के साथ युद्धों द्वारा जीता गया है।
इस सारी की सारी प्रक्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका की विस्तार की प्रक्रिया में मूल निवासियों को बार बार उजड़ना पड़ा और इनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं कि जिनकी ये धरती है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या चाहते हैं। बस विस्तार चलता गया और जैसे जैसे पश्चिमी सीमा खिसकती थी, पश्चिमी सीमा को फ्रंटियर भी कहते हैं, और जैसे जैसे ये खिसकती थी वैसे वैसे ही मूल निवासियों को भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किया जाता था। और 1892 ईस्वी में जाकर कहीं इस फ्रंटियर का अंत हुआ है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से यूरोपीय लोग आने लगे संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने के लिए। तो उसके कई कारण भी थे। अधिकतर ब्रिटेन और फ्रांस से जो प्रवासी आए थे, तो वहाँ क्या रिवाज कह सकते हैं कि पिता की जो संपत्ति होती थी उसमें उत्तराधिकारी सिर्फ बड़ा पुत्र ही हुआ करता था, और जो दूसरी संतानें हुआ करते थे, छोटे पुत्र हुआ करते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। तो वो अमेरिका में आके भूस्वामी यानी कि ज़मीन के मालिक बनने के इच्छुक थे, इसलिए वो अमेरिका आए। इसी तरह जर्मनी, इटली, इन देशों में बहुत सी जो ज़मीनें हैं वो बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी। अब ये लोग ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे अपना कह सकें, और इसी चक्कर में वे संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। वहीं पोलैंड में कुछ और कारण था, क्योंकि पोलैंड से ज़मीनें जो यहाँ है, मतलब अमेरिका के अंदर, वो काफ़ी सस्ती थी उस टाइम, बहुत कम मूल्य पे थी। इसलिए यहाँ उन्होंने चरागाहें स्थापित कर दी। चरागाहें, एक तो उसके काफ़ी सारा लाभ भी था। पहला लाभ ये था कि एक तो उन्हें काम करना बहुत पसंद था, दूसरा पैसा तो उन्होंने इससे कमाया ही कमाया। अब जब ये प्रवासी लोग, यूरोप के लोग, अप्रवासी लोग जब ये आए, तो इन्होंने खेती का भी काफ़ी विकास किया यहाँ, और उसके लिए बड़ी बड़ी पहले ज़मीन खरीद ली, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, और जंगलों की सफाई, ज़मीन की सफाई, इन सब को करके खेती का विकास किया। और बड़ी मात्रा में खेतों में धान और कपास, इन फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। अब ये जो फसलें थी, यानी कि कपास और धान जैसी फसलें, तो यूरोप के बाज़ारों में इसको बेचकर इन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब जंगली जानवर जो थे वो फसलों को ख़राब कर देते थे, तो इसके लिए जंगली जानवरों का शिकार के द्वारा सफाया किया गया। और फिर एक यहाँ आविष्कार भी हुआ था 1873 ईस्वी में कंटीले तारों का। तो उसकी वजह से तो अमेरिका की खेती जो है इन जानवरों से सुरक्षित हो गई, और कहें कि खेती के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई ये कंटीले तारों की खोज। इसके बाद बात करते हैं हम दास प्रथा की। जब इन्होंने यूरोप वासियों ने अमेरिका में बसना शुरू किया, उद्योगों का विकास हुआ, खेती का विकास हुआ, तब वहाँ काम करने के लिए इन्होंने पहले मूल निवासियों को अपना दास बनाकर या फिर उनसे कार्य करवाना शुरू किया। लेकिन ये लोग काम करते नहीं थे। अक्सर ये लोग विद्रोह कर दिया करते थे, जंगलों में चले जाया करते थे। यानी कुल मिला के मूल निवासियों को ये अपने काम करवाने के लिए बाध्य नहीं कर पाए। तो इस वजह से जो दास हैं, इन्होंने दास प्रथा का प्रचलन बहुत बढ़ गया, और ये जो दास हैं ये अफ्रीका से मंगवाए जाते थे, और दास व्यापार शुरू हो गया। और जो यही था कि जो दक्षिणी राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, वहाँ कपास और गन्ने की खेती शुरू हो गई थी, और ये सारा का सारा काम दासों से होता था। अब इसके बाद जो उत्तरी अमेरिका था, वहाँ बागान आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे इतना ज़्यादा दासों का काम भी नहीं था। तो कुछ समय के बाद इसी दास प्रथा को लेकर, दास प्रथा के समाप्त करने को लेके अमेरिका में स्वर उठने लगे। अब दक्षिणी राज्य जो कि दासों पर ही आधारित थे, दासों की श्रम पर ही लाभ कमा रहे थे, वो इस दास प्रथा का अंत नहीं चाहते थे, जबकि उत्तरी राज्य वो दास प्रथा का अंत चाहते थे। और इसी को लेके 1861 ईस्वी में
युद्ध शुरू हो गया, या युद्ध क्या, हम इसे गृह युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में हुआ। और 1865 ईस्वी तक ये चला और इस युद्ध के अंदर उत्तरी राज्यों की विजय हुई। और 1865 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हो गया। और इसके लिए जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब्राहम लिंकन, इन्होंने बड़ी उल्लेखनीय भूमिका निभाई और अमेरिका से दास प्रथा का अंत हो गया। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे।